चैप्टर 5 के जो मैंने पार्ट 1 वीडियो आपको दिया था उसमें सेल वॉल तक यानी कि पेज नंबर 61 तक हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में देख लिया था। अब पार्ट 2 में उसके आगे का पूरा आधा चैप्टर आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। आज न्यूक्लियस से शुरुआत करना है। तो देखिए न्यूक्लियस के बारे में कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो आपके पेज नंबर 64 पे दी हुई हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 64 पे दी हुई हैं कि देखिए इसमें जो भी बातें आपको बताई जाएंगी इनको आप एज इट इज़ पॉइंट बना बना के अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे तो फिर आपको बाद में रिवीजन करने में इनको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक, तो देखिए क्या बताया गया है। पहला पॉइंट इसमें देखिए दिया गया है कि न्यूक्लियस में डबल लेयर कवरिंग होती है। न्यूक्लियस में क्या होता है, डबल लेयर की कवरिंग होती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, ये लिख लीजिए। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड न्यूक्लियस में करते हैं। अब एक बार ज़रा गौर से समझिए, यहाँ पे कुछ एक डायग्राम बना रहा हूँ उसको ज़रा देखिए। मान लेते हैं कि ये एक सेल है, ये एक ग्रीन सेल है और इसका जो न्यूक्लियस है वो हम ब्लू कलर से बना रहे हैं। तो ये हो गया इसका, मान लेते हैं कि न्यूक्लियस। ठीक, जो हमने कहा डबल लेयर है तो हम एक और लेयर इसकी बना रहे हैं जो थोड़ा सा लाइट ब्लू से बना दिया हमने। ठीक, अब इसमें जो मटेरियल हाँ इसको ज़रा और एक चीज़ समझिए कि ये वाला जो पार्ट होगा इसका, ये जितना मैंने ये सब जो ये वाला होगा जो रेड से है, ये ऐसे लाइन खींची नहीं होगी, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए किया है इसलिए ये लाइन में मिटा भी दे रहा हूँ। तो ये वाला जो पार्ट होगा जो रेड से किया था वो आपका होगा साइटोप्लाज्म। तो अगर न्यूक्लियस से मटेरियल बाहर निकल के यहाँ पे आएगा तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से निकल के मटेरियल कहाँ गया साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस से निकल के गया साइटोप्लाज्म में, जो किसके थ्रू गया, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू गया। यही चीज़ देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें कुछ पोर्स होते हैं, उसमें कुछ छेद होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं मटेरियल को इनसाइड न्यूक्लियस के इनसाइड से उसके बाहर लेके जाते हैं, यानी कि कहाँ, साइटोप्लाज्म में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें कंटेन होती हैं वो देख लेते हैं। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं जो विजिबल होते हैं, रेड रॉड शेप के होते हैं। ठीक, जब सेल डिवाइड करने वाली होती तभी दिखाई देते हैं क्रोमोसोम, तब तक ऐसे उलझे हुए पड़े रहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। सेल होती, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए वो इन्फॉर्मेशन रखता है कि ये जो सेल है इससे जो सेल बनेगी वो कैसी बनेगी, वो जैसे कि माता पिता से कैसा उसका बेटा बनेगा, वो चीज़ें की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है उसको, वो डीएनए के थ्रू मिल रही। ठीक, डीएनए का फुल फॉर्म इसमें देखिए दिया गया है, ये आपको लिखना है, याद भी करना है आपका। इसके बाद देखिए क्रोमोसोम्स आर कंपोज। अब क्रोमोसोम किससे मिलके बने हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि क्रोमोसोम मिलके बने होते हैं कंपोज ऑफ डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है, नेसेसरी होता है जो सेल को बनाने में, कैसी सेल बनाएं, उसका डिज़ाइन कैसा रखें, जैसे कि उसकी शक्ल कैसी रखनी, उसकी नाक कैसी रखनी, ये सारी सेल वो किस तरीके की बने वो उसको डीएनए के थ्रू उसका मिलता है ऑर्डर, समझिए एक तरीके से। डीएनए के अंदर होते हैं कुछ जीन्स, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो उस भाग को यानी कि डीएनए के उस भाग को जो उसका फंक्शनल होता है, जो काम करता है, उनको बोलते हैं जीन्स। ठीक, इन अ सेल विच नॉट डिवाइडिंग, जो सेल डिवाइड नहीं कर रही, डीएनए होता है लेकिन वो क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में होता है, जो धागा पड़ा होता है जैसे उलझा हुआ धागा। ठीक, क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटैंगल मस्ट ऑफ थ्रेड, जैसे कि मैंने भी बताया उलझा हुआ धागा जैसे डिवाइड करने लगती है धागा सुलझ जाता है, सीधा हो जाता है और डिवाइड हो जाता है। देखिए वो जो धागा उलझा हुआ पड़ा है, वो पड़ा है, जब उसको डिवाइड करना होता है सेल को, मान लेते हैं कि ये एक सेल है, इसमें ऐसे उलझा हुआ धागा पड़ा रहता है, जैसे इसको पता चला कि सेल डिवाइड होने वाली है ये धागा सीधा हो जाता है ऐसे। ठीक, ये ऐसे पूरा सीधा हो गया और ये सेल यहाँ से बीच से डिवाइड हो गई और ये धागा तो पूरा एक ही था, तो ये आधा धागा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, तो इसकी आधी जानकारी इधर चली गई, आधी जानकारी इधर चली गई, इसीलिए सेल उसी सेल से कंपोज हो जाती है, बन जाती है। क्लियर। इसके बाद देखिए न्यूक्लियस प्ले करता है बहुत ही सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, सेल के रिप्रोडक्शन में बहुत ही केंद्रीय रूप एक काम करता है। ठीक, जिसके द्वारा सिंगल सेल डिवाइड करती है, नई दो सेल बनाती हैं, ये मैंने बता दिया आपको।
ये ज़्यादा इसमें जो भी हैं वो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया में इन्होंने बताया कैसे क्या होता है। इन सम बैक्टीरिया लाइक बैक्टीरिया में क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते नहीं है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोल देते हैं। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट। जिनमें देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, अभी आपको पता चलेगा कि दो तरीके की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती, ये इन्होंने बताया। देखिए प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव और प्राइमरी। कैरियोट मीन्स होता है न्यूक्लियस। ठीक, अगर प्रोकैरियोटिक है मतलब कि अभी इसमें न्यूक्लियस बन रहा है, अभी उसकी दीवार बन रही है, अभी उसकी बाउंड्री बन रही है। और अगर यूकैरियोट है तो उसमें बन चुका है। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए आपकी बुक में ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना हुआ है, फिगर बना हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है इसमें देखिए, इसमें सब कुछ बना हुआ है। देखिए न्यूक्लियाइड इसका नाम दे दिया, न्यूक्लियस को इन्होंने न्यूक्लियाइड बोल दिया। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अभी ये प्रोकैरियोटिक, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, राइबोसोम सब कुछ है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, इसलिए इसका नाम हो गया न्यूक्लियाइड। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। इसको देखते हैं ज़रा। साइटोप्लाज्म अभी मैंने बताया आपको, सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है और जो बीच में न्यूक्लियस है, इन दोनों को छोड़ के जो भी भरा हुआ भाग है वो सब है आपका साइटोप्लाज्म। क्या होता है, बस अब इसका ज़रा काम देख लेते हैं क्या है, बाकी तो इसके बारे में समझ गए। सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं उनकी सबकी दीवारें होती हैं। प्रोकैरियोट में तो होती हैं, प्रोकैरियोटिक में कम होती हैं, यूकैरियोट में तो फिर होती ही हैं। प्रोकैरियोट बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, उसमें न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है। ठीक है, द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स बहुत कम होते हैं, एब्सेंट होते हैं। देखिए इसमें लिखा है। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक में सब में पाया जाता है, मेम्ब्रेन दीवार पाई जाएगी। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस। वायरस का एक एग्जाम्पल लेके इसके बारे में बताना समझिए कि वायरसेस लैक्स मेम्ब्रेन एनी मेम्ब्रेन्स एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ until they enter a living body and use its cell machinery to multiply। क्या होता है, ये मरे हुए पड़े रहते हैं, जैसे किसी ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे इनको सब खाना पीना मिल रहा है, तुरंत ही वहाँ पे अपना डिवीजन करने लगते हैं और ये ज़िंदा हो जाते हैं। ठीक, सेल्स में इनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। इसके बारे में आपको एक फ़ोटो मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मैं अभी आपको दिए दे रहा हूँ, उसको आप देख लेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में आपको डिफरेंस कायदे से पता चल जाएगा। ये फ़ोटो आप पहले देख लीजिए, आपकी बुक में ये पेज नंबर 63 पर दिया गया है। इसके अलावा वो फ़ोटो आपको अभी दिखा रहे हैं, ये देखिए। ये देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में आपका सेल डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में सेल डिफरेंस दिया हुआ है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, ताकि आपको याद करने में, अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे, एक बार नोट कर लेंगे आपको याद हो जाएगा इन दोनों में डिफरेंस। वैसे तो मैंने आपको बाकी चीज़ें समझा दी हैं। ठीक है, बाकी हम लोग चलते हैं अब सेल ऑर्गेनल्स एक एक करके फिर से देखते हैं। सेल के अंगों के बारे में हम लोग कोशिकांग के बारे में बात करेंगे। सेल के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। तो इसमें इस वाले पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ ऐसा दिया नहीं गया है, या आप रीड कर लेंगे, सिंपली समझ जाएंगे कि क्या क्या बातें हैं। हम लोग एक सेल ऑर्गेनल को पकड़ लेते हैं और उसी के बारे में पूरा अध्ययन शुरू कर देते हैं। पहले दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ER बोला जाता है। ये दो तरीके के होते हैं, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो क्या होता है इनको एक एक करके देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, इनमें देखिए मेम्ब्रेन पाई जाती है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब होती हैं। ये किस तरीके की दिखती हैं, लॉन्ग ट्यूब की तरह, ट्यूब्यूल्स की तरह दिखती हैं, राउंड भी हो सकती हैं और वेसाइकिल की तरह भी, बोरी की तरह, जैसे आपके घर में बोरी आती होगी सीमेंट की बोरी, उस तरीके के भी हो सकती हैं। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ER की जो मेम्ब्रेन है वो जस्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन भी होता है, उसी के तरीके की होती हैं। दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। RER लुक्स रफ, RER का नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्यों होता है, क्योंकि
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आकर के राइबोसोम चिपक जाते हैं। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लेते हैं कि इस तरीके का होगा, जो भी आप सेल का डायग्राम बनाएंगे इस तरीके का होगा, और उस पर आ करके राइबोसोम चिपक जाता है ऐसे गोल गोल, यहाँ पे ऐसे चिपक जाएगा, गोल गोल ऐसे चिपक जाएगा, इतना छोटा बन भी नहीं पा रहा है इसमें, ऐसे गोल गोल यहाँ पे आके चिपक जाते हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में इसको RER बोल देते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए उसको SER बोल देते हैं। ये देखिए इसमें यही लिखा हुआ है, आप इसको पूरा रीड करेंगे समझ जाएंगे, ज़्यादा एक एक लाइन करेंगे चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा लंबा होगा, आपको वीडियो देखने में इतनी लंबी वीडियो बना दिया, हाय दादा आफत हो गई है ना, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल सा जो पॉइंट ज़रूरी है वो हम लोग देख लेते हैं, बाकी रीड करिए। इंग्लिश आप जानते होंगे, इंग्लिश में नहीं हिंदी में करके कन्वर्ट करके देखिए, हिंदी में आपके पास बुक उपलब्ध होंगे, नहीं तो फिर आप PDF में डाउनलोड करके रीड कर ही लेते होंगे। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करिए, पूछिए, अगर आपके पास मेरा नंबर है तो फिर उसमें मैसेज करके पूछिए, ठीक है। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स क्या होता है, हाँ ज़रा इसको ज़रा देखते हैं। द राइबोसोम, वो राइबोसोम जो उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, उसके ऊपर प्रोटीन चिपके रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। उनका काम क्या होता है, वही प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यानी कि प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक, आगे ध्यान से समझिए, यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ें बताएंगे आपको। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। उस सेल में, उस पूरी सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग अलग जगह पड़े हुए होंगे, ठीक है। नीचे देखिए आपको फिगर मिल जाएगा इसका, ये देखिए, हाँ ये देखिए आपको फिगर मिल गया इसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे यहाँ पे दिया गया, देखिए ये देखिए, थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं फिगर को। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ये देखिए दिया गया है, कहाँ पे है, ये देखिए है जैसे, तो ये इसके ऊपर राइबोसोम जाके चिपका हुआ है। ठीक, इसी तरीके से और देखते हैं राइबोसोम, देखिए यहाँ पे दिया गया जो डॉटेड हैं ये सब राइबोसोम टहल हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए बता दी गई, उसकी दीवार बता दी गई। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये देखिए बना हुआ है, ध्यान से देखिए, ये स्मूथ है क्योंकि इस पर राइबोसोम आके चिपका नहीं है। ये है न्यूक्लियस, देखिए आपका बीच में। क्लियर, सेल के बारे में तो फिर चीज़ें आपको जहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। एक मैंने अपने स्टूडेंट्स को वीडियो दिखाया था, अगर आप लोग अगर देख रहे होंगे तो फिर आपको ध्यान होगा, उस ज़रा वीडियो को, उस वाले जो उसमें डायग्राम उसने बताया था उसको ज़रा ध्यान समझिए, जो 3D में दिखाया गया था उसको ज़रा ध्यान में लाइए अपने, और सेल में जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको वो भी ज़रा याद करने का प्रयास करिए क्या होता है। अब ज़रा इसकी प्रोसेस समझते हैं, ER का क्या काम होता है। ठीक, द SER, हाँ पहले ER का काम करते हैं, वे देखते हैं कि जो भी प्रोटीन बन गई, देखिए ER ऐसे है ट्यूब की तरह, उसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं, इन राइबोसोम ने मिलकर प्रोटीन बनाया। उस ER का काम ये होता है कि उस प्रोटीन को पूरी सेल में जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे भेजो। क्लियर, अब देखते हैं SER। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स, जो भी सेल के फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स आर लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, ये कुछ बनाते हैं कि बिल्डिंग हो जाए, सेल की मेम्ब्रेन बन जाए। यानी कि देखिए अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप बता सकते हैं कि फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड बनाना, ये सब इसका काम होता है, जो कि बाद में किस में काम आते हैं, उसकी दीवार बनाने में, सेल मेम्ब्रेन बनाने में। ठीक है, इस प्रोसेस को एक नाम दे दिया गया है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बनाना, दीवार बनाना। जैसे कि कहते हैं हमारी बाउंड्री हो रही इस समय, घर की दीवार जैसे बनवा रहे हो बाहर की, तो कहते हैं बाउंड्री का काम चल रहा है, तो वैसे अगर सेल की दीवार बन रही है तो उसका नाम दे दिया मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, अलग प्रोटीन ऐसे भी होते हैं, कुछ लिपिड ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम और हार्मोन की तरह भी काम कर जाते हैं, वो लोग हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑल्दो द ER वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल, अलग अलग सेल में अलग अलग तरीके का ER होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि ट्यूब का 3 तरीके बताए गए थे, एक लंबा होगा, किसी भी गोल भी आकार का हो सकता है, वेसाइकिल यानी बोरी की तरीके का भी हो सकता है, तो अलग अलग सेल में अलग अलग आकार का ये होता है। ठीक है, ये एक हमेशा जिस भी सेल में होगा उसमें एक नेटवर्क सेल बनाएगा। नेटवर्क सेल का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक ER है ऐसे, और दूसरा वाला इससे जुड़ा ही होगा लगभग थोड़ा, अगर जैसे एक मान लीजिए ऐसे है तो दूसरा इसके ऐसे होगा कि इससे जो भी चीज़ें निकले इसमें पहुंच जाए। ये नहीं कि एक यहाँ है तो दूसरा इतनी दूर पे नहीं होगा, एक नेटवर्क पूरा जाल सा बना हुआ होगा, क्योंकि इनको प्रोटीन संश्लेषण जैसे करेंगे तो राइबोसोम बना दिया, मान लीजिए ये है आपका
ER, इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं, इसने प्रोटीन बना दिया, इस ER ने इस ER को दूसरी जगह पहुंचाना है तो ये खुद वहां चल के इतनी जल्दी नहीं जा पाता है। इसको जल्दी अगर पहुंचाना है तो ये इस वाले को दे देगा, ये इसको दे देगा, ऐसे फटाफट पूरे जाल में पहुंच जाएगा। ये बताने का इसका मकसद रहेगा। ठीक है। 10 वन फंक्शन ऑफ ER इज़ टू सर्व चैनल, ये चैनल बनाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। ट्रांसपोर्ट द मटेरियल, इधर से उधर, ज़्यादातर प्रोटीन को ही ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि प्रोटीन इसके ऊपर राइबोसोम बैठा हुआ वो बनाता हुआ जा रहा है। बस क्लियर है, इतना ही दिया है। और भी है, देखें कुछ इसमें और भी दिया गया हो तो बताएं। ये देखिए अगले पेज पे भी आपने कि इसमें कुछ दिया गया है। फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, चैप्टर 7 में इसके बारे में बताया जाएगा। बहुत ही कुछ पॉइजन्स, कुछ ड्रग्स को भी डिटॉक्सीफाई करने में भी मदद करता है SER, वो हम लोग कह रहे हैं चैप्टर 7 में पढ़ेंगे उसके बारे में। ये देखिए प्लांट सेल का डायग्राम बना हुआ है, कितना सुंदर बना हुआ है, इसको ज़रा देखिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए इसमें बना हुआ है, और रफ एंडो, हाँ ज़रा हम लोग इसको जूम करके देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये देखिए बना हुआ, जैसा कि अभी बता रहे थे आपको। इसको देखिए ज़रा, इसको देखिए, इतना ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका। ठीक, और क्या क्या दिया हुआ ज़रा हम लोग देख ही लेते हैं इसको, आज फिर देख ही रहे हैं तो यही देख लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी के साइड में देखिए दिया हुआ है, उस पर कुछ भी नहीं चिपका है, उस पर राइबोसोम नहीं चिपका तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया है। अब आते हैं इसके बाद गोल्जी अपरेटस पे। सबसे पहले इसमें दिया गया फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी के बारे में अभी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, आपकी बुक में इस चैप्टर में उनके बारे में दिया हुआ है। क्या होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। गोल्जी अपरेटस क्या होता है, इसका क्या काम होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकिल्स होते हैं, फ्लैटेंड सैक्स, यानी कि बोरी, जैसे बोरी होती है वैसे कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और इसीलिए जब ये पैरेलल एक दूसरे के ऐसे बोरी, एक लगा है दूसरा इसके लगा है दूसरा ऐसे, तो इनको हम लोग सिस्टन्स बोल सकते हैं, सिस्टन्स। These membranes often have connection with the membranes of ER। कभी कभी ऐसा होता है कि ये ER से जुड़े हुए होते हैं। देखिए ER पहले से एक सिस्टम बना हुआ बैठा था, उसमें जाके गोल्जी अपरेटस भी जुड़ गया तो एक और नया सिस्टम बन गया। ठीक है, एक मेम्ब्रेन सिस्टम नया बन गया। ठीक, ये समझिए क्या काम होता है, आगे समझते हैं, इसको देखते चलते हैं कि द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER, जो ER के आसपास जो भी मटेरियल बनता है उसका ये पैकिंग करता है, उसको डिस्पैच करता है। जैसे कभी कभी आप ऑनलाइन कोई भी सामान मंगाते हैं तो देखिए उसमें बताता है कि आपका आइटम पैक हो गया, आपका आइटम डिस्पैच हो गया, आपका आइटम वहाँ पहुँच गया, ये हो गया वो हो गया। उसी तरीके से इसमें भी होता है कि गोल्जी अपरेटस का अगर फंक्शन पूछा जाएगा, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस, तो आप बता देंगे कि ये पैकेजिंग करता है, ठीक है, डिस्पैच करता है, चीज़ों को डिस्पैच करता है अलग अलग टारगेट पे, ठीक है, सेल के अंदर भी सेल के बाहर भी। ठीक है, और इसका इनके अलावा भी क्या काम होता है, ये स्टोरेज भी करता है। देखिए स्टोरेज भी ये कर देता है, देखिए यहाँ पे दिया है इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन भी कर देता है, पैकेजिंग तो भी करता ही है। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल, कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर। इसके बारे में ज़रा ध्यान समझिए आप कि इसमें ये बताया है कि मान लीजिए उसने कोई भी मटेरियल ले लिया, कोई भी मटेरियल ले लिया, अब उससे उसको आगे नहीं भेजना है, उसने सिंपल शुगर एक जगह से उठा लिया, अभी आगे नहीं भेजना है क्योंकि आगे भी है। तो सिंपल शुगर मान लीजिए इतना होता है, उसको अगर कॉम्प्लेक्स शुगर बना दिया, यानी कि उसको ऐसे दबा दे तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, तो उसको रखने में आसानी हो जाएगी, उसमें और भी चीज़ें वो। अब हम लोग कैमिलो गोल्जी के बारे में देख लेते हैं, जिन्होंने ये गोल्जी अपरेटस को खोजा था। ये आपकी बुक में ही पेज नंबर 64 पे दिया हुआ है। ये देखिए कैमिलो गोल्जी के बारे में दिया गया है। कैमिलो गोल्जी का जन्म कब हुआ था, इनके बारे में ऐसे जैसे इतिहास पढ़ते हो आप, हिस्ट्री पढ़ते हो, वैसे देख लिया जाए कि इनका जन्म कॉर्टेनो हुआ था नियर ब्रेसिया में 1843 में हुआ था। ये मेडिसिन, ही स्टडीड मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में, ये मेडिसिन के बारे में, दवाओं के बारे में पढ़ते थे। जब ये ग्रेजुएट हो गए 1865 में, तो इन्होंने पाविया में ही उसी हॉस्पिटल में काम करने लगे, एक हॉस्पिटल था उसमें ही काम करने लगे। पाविया में एक हॉस्पिटल था उसमें काम करने लगे जिसका नाम था सेंट मैटियो। ठीक, इनके बारे में पूछा जाता है, अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका मतलब कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इसके बारे में हम बता रहे हैं। आप ये समझिए कि ये क्यों बताने लगे। ठीक, अगर एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ यानी कि ये ज़रूरी है और इसमें क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है। तो जब ये सेंट मैटियो में काम कर रहे थे तो इन्होंने कुछ काम भी किया।
कुछ अलग से भी काम किया, जैसे कि ये नर्वस सिस्टम पे काम कर रहे थे। तो 1872 में इनको पोस्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर उसी हॉस्पिटल में बना दिया गया। फर्स्ट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू द नर्वस सिस्टम। फिर ये नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करने लगे थे। इन अ लिटिल किचन, एक छोटा सा किचन था, उसमें काम करने लगे। विच ही हैड कन्वर्टेड इनटू लाइब्रेटरी, फिर इन्होंने उसको लाइब्रेटरी बना दिया। हाउ एवर द वर्क ऑफ greatest importance which Golgi carried out was a revolutionary method of staining individual nerve and cell structure। इनको सेल के नर्वस सिस्टम के ऊपर, नर्व सेल के ऊपर इतना इन्होंने काम किया कि उसको कैसे उसको निकालें, कैसे उसके बारे में जानकारी हासिल करें, ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन कर लिया उस पर। इसीलिए इनको उसी के बेस पर इनको भी देखिए आगे कोई भी मेडल भी दिया गया। दिस मेथड इज़ रिफर्ड to as the black reaction। This method uses a weak solution of silver nitrate and particularly valuable in tracing the process and most delicate ramifications of the cell। सेल के बारे में इन्होंने, मतलब कि नर्वस सेल के बारे में इन्होंने घनघोर अध्ययन कर डाला। ऑल थ्रू हिज लाइफ, पूरी ज़िंदगी इन्होंने कंटिन्यू किया वही वर्क ऑन दिस लाइन्स, उन्हीं लाइन्स पर, नर्वस सिस्टम की जो लाइन्स होती हैं, नर्व सेल जो होती हैं, उन पर काम करते रहे। ठीक, इम्प्रूविंग दिस टेक्निक गॉल्जी रिसीव्ड द हाईएस्ट ऑनर्स एट द अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज। उस समय का सबसे ऊंचा जो सम्मान था वो उनको दिया गया, नोबेल प्राइज़ 1906 यानी कि 1906 में मिला था, जो इन्होंने सैंटियागो रेमोनी कैजल फॉर देयर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम के ऊपर काम। देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो समझिए, बाकी आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। पूछा जाएगा कैमिलो गोल्जी को नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1906 में मिला। किस काम के लिए मिला? नर्वस सिस्टम के ऊपर मिला था। इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम के बारे में ये जानिए कि पहले इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होता है। इनका स्ट्रक्चर देखिए, लाइसोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं। सैक्स में जहाँ पर भी सैक्स लिखा हो ऐसे CS, तो मतलब समझिए आप बोरी से, ठीक, जैसे आपके घर में बोरी आपने देखा होगा, और इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम भर के भरे होते हैं, बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं। ठीक है, अब ये एंजाइम बने किसके द्वारा हुए होते हैं? RER के द्वारा। RER देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसी टॉपिक को तैयार करेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन देखिए आपका ये भी बन गया, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ RER, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं RER के फंक्शन के बारे में, तो उसमें एक पॉइंट आप और बढ़ा लीजिए कि लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जो पाए जाते हैं, वो RER द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से पीछे भी पॉइंट आप ऐड ऑन करते हुए चला करिए, ताकि आप पूरी बुक से भी कहीं से भी क्वेश्चन अगर किसी भी तरीके का बन रहा है तो फिर आप उसको बता सकें, उसका आंसर लिख सकें। इसके बाद ये जो एंजाइम पाए जाते हैं, देखिए पहले इनको ऐसे समझिए कि ये जो एंजाइम पाए जाते हैं ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर देते हैं। लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सुसाइड बैग्स? क्योंकि मान लीजिए कि एक सेल है, वो आपकी सेल इस तरीके की है, ऐसे बनी हुई है। ठीक, इसके अंदर मान लेते हैं कि ये आपका लाइसोसोम यहाँ पे ऐसे पाया जा रहा है। ठीक, इस लाइसोसोम के अंदर मान लीजिए ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। कुछ भी आता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं उनका उपयोग किया जाता है। अब हुआ क्या, अचानक से ये सेल हो गई डैमेज, इस सेल यहाँ से इतनी डैमेज हो गई, कट गई, टूट गई, फट गई, कुछ भी हो गया इसके साथ में। तो अब इस सेल का जो मैटर होगा, इस सेल में बहुत ज़्यादा मेहनत करी गई होगी। ये सारा मैटर जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म में जो भी भरा हुआ होगा, जो भी प्रोटीन होंगे, कार्बोहाइड्रेट, जितना भी फूड, जितना भी सेल के अंदर मटेरियल है, वो बहुत सारी मेहनत करके उस सेल में बनाया गया होगा। तो सेल नहीं चाहेगी, हमारी बॉडी नहीं चाहेगी कि वो वेस्ट जाए, इसलिए क्या करता है कि ये जो लाइसोसोम है आपका, ये जो लाइसोसोम है, ये वाला पार्ट जो है, ये बस्ट करता है, बस्ट कर जाए, दग जाता है, और उसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है पूरी सेल में फैल जाता है, वो पूरी सेल को ही पचा देता है। पूरी सेल को पचाया, उस सेल से जो एनर्जी मिली उसको ट्रांसफ़र कर दिया आगे, और उससे दूसरा फूड जो भी बनना हुआ आगे बन गया। समझ में आया? तो मतलब लाइसोसोम को इसीलिए सुसाइड बैग कहते हैं कि अगर सेल में कोई भी नुकसान हो गया तो वो उस पूरी सेल को ही खा जाता है, भी मर जाता है, उस सेल को भी मार देता है, इसीलिए इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। अब आप इसको पूरा रीड कर लीजिएगा, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही इसमें लिखी हुई होंगी कि सेल में अगर कोई भी मेटाबॉलिज्म के दौरान उसकी कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो फिर वो बस्ट करती है और वो अपने आप को ही, अपनी सेल को ही डाइजेस्ट कर जाती है। ठीक, अब इसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, मतलब कि पूरी सेल में जो पावर देता है वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ये क्वेश्चन मतलब ये समझिए कि पूछा ही जाता है, राइट द नेम ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल।
तो आपको सीधे सीधे माइटोकॉन्ड्रिया लिख देना। स्पेलिंग इसकी ध्यान रखिए, कुछ लोग माइटोकॉन्ड्रिया भी कह देते हैं, तो वो आप चीज़ें ध्यान रखिए कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, पता चले आपको सारी चीज़ें पता है, स्पेलिंग में आपने गलती कर दी। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो लेयर होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है इसकी। मान लिया ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर कवरिंग है, ठीक, आउटर कवरिंग है। और फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो इसकी इनर कवरिंग है वो डीपली फोल्डेड होगी। वो जो इसकी इनर लेयर होगी वो ऐसे आएगी, फिर ऐसे अंदर को मुड़ी हुई होगी, फिर ऐसे मुड़ी हुई होगी, फिर ऐसे मुड़ी हुई होगी, ऐसे ऐसे मुड़ी हुई होती है, ठीक, इस तरीके से होती है। अब क्यों होती है, इन्होंने बोला है कि इंक्रीज सरफेस एरिया, इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब एक चीज़ बताइए कि अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर कुछ भी मटेरियल भरा जाएगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा जाएगा, तो क्या ये ऐसे फैल सकता है? इधर को बिल्कुल फैल सकता है, क्योंकि इसकी जो ग्रीन वाली मैंने दीवार बनाया है, जो इनर वॉल बनाया है, वो अभी और बड़ी हो सकती है। और जो ये रेड वाले से बनाया है मैंने, आउटर कवरिंग है जो इसकी, ये पोरस है, इसमें छेद हैं, तो फिर वो आराम से ऐसे बढ़ सकती है। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस एरिया, उसका एरिया बढ़ाने के लिए उसकी इनर वॉल जो है वो डीपली फोल्डेड होती है, ऐसे मुड़ी हुई होती है। ये बात मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करिए, मुझे बताइए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार इसकी रिवीजन वीडियो भी बनाएंगे हम, उसमें आपको इसकी इन चीज़ों को, जो चीज़ें टफ पड़ गई हैं आपको, जो भी समझ में नहीं है, उनको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर की 2 वीडियो तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल गई, लेकिन टोटल आप लोग जो भी पॉइंट बताएंगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, यहाँ पर ही समझ में नहीं है, तो उसको दूसरे तरीके से पूरे चैप्टर में एक भी जो डाउट वाला सेक्शन होगा वो दोबारा समझाने के लिए तीसरी वीडियो भी आपको मिलेगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती, मुझे ऐसे कमेंट मिलते हैं तो फिर मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो फिर आप बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। तो बस ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। इसके बाद देखिए कि करता क्या है, ये एनर्जी जो बनाता है वो एक करेंसी, जैसे कि आप कहते हैं मेरे पास इतना पैसा है, तो आप कैसे बताते हो? किलो में नहीं बताते हो कि मेरे पास 5 किलो पैसे हैं, आप बताते हो कि मेरे पास 5-10 रुपए हैं। ऐसे क्वांटिटी कुछ ऐसे, उसका हर चीज़ का एक मेजरमेंट होता है। ऐसे ही जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको जो नापते हैं, देखिए ATP के फॉर्म में होती है। ATP का फुल फॉर्म देखिए दिया गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ATP इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल में जो एनर्जी है, कितनी करेंसी में है, तो वो ATP के रूप में नापी जाती है, ठीक, स्टोर भी इसको की जाती है। अब देखिए एक चीज़ इसमें ध्यान से समझने वाली चीज़ ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक स्ट्रेंज ऑर्गेनिज्म है। क्या है? स्ट्रेंज है, मतलब कि ये समझिए अपने आप में एक अलग है, उसके पास खुद का पावर। सोचिए कि आपके पास खुद का पावर हो, आप अपनी चीज़ें खुद बना सकते हो, तो फिर क्या है, आप सबसे अलग होगे। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रेंज ऑर्गेनिज्म है इन द सेंस, कौन से सेंस में इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इसके पास खुद का DNA होता है, खुद का राइबोसोम होता है। जब इसके पास पावर है तो वो खुद का सब कुछ है उसके पास, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन भी बना सकता है। प्रोटीन मतलब अपना जीवन यापन के लिए खाना पीना वो खुद का बना सकता है। ओके, ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ये 2 तरीके का होता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो होगा जो कलर्ड होगा, ल्यूकोप्लास्ट वो होगा जो वाइट होगा या फिर कलरलेस होगा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो एक पिगमेंट कंटेन करता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। देखिए पहले 2 चीज़ें समझिए, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर होंगे, ल्यूकोप्लास्ट वाइट होंगे, फिर कलरलेस होंगे। क्रोमोप्लास्ट के अंदर अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो फिर उसको क्लोरोप्लास्ट बोल देंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। आपने सुना होगा क्लोरोप्लास्ट, पहले भी क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो पाया ही जाता है, ये भी उसमें पाए जाते हैं येलो और ऑरेंज, ठीक। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, अभी मैंने बताया वाइट होते हैं या फिर कलरलेस होंगे। ये किस काम में आते हैं? वो क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा उनको क्लोरोप्लास्ट बोला जाएगा, ठीक। क्लोरोप्लास्ट ज़रूरी होते हैं प्लांट की फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक। इसके बाद समझिए ल्यूकोप्लास्ट, जैसे बताया गया ल्यूकोप्लास्ट वाइट होगा या फिर कलरलेस होगा। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन, ये सब स्टोर किए जाते हैं। यानी कि
प्लास्टिड दो तरीके की, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में अगर क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो फिर उसको क्लोरोप्लास्ट बोल देंगे। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये वो मटेरियल स्टोर करता है। कौन कौन से मटेरियल? स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, इनको स्टोर करता है अपने अंदर। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें कुछ और चीज़ें दी गई हैं, इनको भी देख लेते हैं। क्या दिया गया देखिए, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। देखिए इसमें भी सेम जैसे अभी माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था कि एक रेड वाली, फिर इसके बाद ऐसे जो इनर लेयर है वो ऐसे मुड़ी हुई थी। ठीक है, तो वैसे इसमें भी होती है, लेकिन वो अंदर स्ट्रोमा में जाकर धंसी हुई। प्लास्टिड का आप जब डायग्राम देखेंगे तब आप उसमें देखेंगे कि वो भी जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया की तरीके से उसकी इनर लेयर वैसे ही मुड़ी हुई होती है, जाके अंदर स्ट्रोमा में धंसी हुई होती है। वो भी सरफेस एरिया बढ़ाने काम में अलग अलग कामों में आती है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड भी अपना खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम बना लेता है। अब देखिए वैक्यूल्स। ठीक, वैक्यूल्स जो हैं प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में स्टोरेज सैक होते हैं एक प्रकार के रखने के लिए, जो जिसमें कुछ भी भर दिया जाए, एक प्रकार की मतलब कि भर के रख दिया गया, एक किनारे रखा हुआ है। ठीक, अब वैक्यूल्स जो हैं देखिए क्या है, इनके बारे में ज़रा कुछ चीज़ें जान लेते हैं। वैक्यूल्स और स्टोरेज जैसे बता दिया गया, सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट उसमें भरा जाएगा। वैक्यूल जो हैं स्मॉल साइज के होते हैं एनिमल्स में, लेकिन प्लांट सेल में बहुत ही ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। कितने बड़े? 50 से 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। यानी कि मान लेते हैं, आप ऐसा मान लीजिए कि एक सेल है अगर ये प्लांट सेल है ये अगर, तो इसमें वैक्यूल इसका 50 से 90% भाग 50 to 90% एरिया कवर कर सकता है। कैसे? देखिए मान लेते हैं इतना बड़ा भी वैक्यूल इसमें हो सकता है, इतना बड़ा भी, ये पूरा वैक्यूल। बाकी इसमें वैक्यूल मतलब क्या? खाली जगह, रिक्तिका। ठीक है, इसके आगे का देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। हाँ, प्लांट सेल में जो वैक्यूल होगा वो क्या होगा देखिए, प्लांट सेल में जो है वो उसको टर्जिडिटी देता है, रिजिडिटी देता है सेल को। कैसे देता है देखिए, प्लांट सेल में बताया गया कि जैसे अभी बनाया था मैंने कि एक सेल है, उसके प्लांट सेल है, उसके अंदर जो उसका वैक्यूल है उसमें जब जाके मैटर भर गया, ठीक, तो वो टाइट, उसको सेल को पूरी तरह टाइट किए हुए हैं। तो एक प्रकार से सेल को दृढ़ता दिए हुए, मजबूती दिए हुए हैं। ठीक, किस तरीके से दिया आप समझ गए होंगे। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल स्टोर्ड इन वैक्यूल। जितने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो ज़रूरी होती हैं प्लांट सेल की, वो जाके उसमें स्टोर की हुई होती हैं। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें? क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स कौन कौन सी चीज़ों को स्टोर करता है, कौन कौन से मटेरियल को स्टोर करता है। तो आप बताएंगे अमीनो एसिड हैं, शुगर्स हैं, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कुछ प्रोटीन को भी ये स्टोर करता है। ठीक, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जैसे कि अमीबा में फूड वैक्यूल में क्या क्या होता है, जैसे कि अमीबा बहुत सारी चीज़ें उसमें रख लेता है। तो ये चीज़ें हैं कि वैक्यूल में जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्लांट सेल में वैक्यूल कितना % भाग घेरता है, तो आप बता दें 50 to 90% भाग। कौन कौन चीज़ें उसमें रखता है ये आप बता देंगे। बस इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से नहीं, वर्क इसका अगर पूछ दिया गया तो आप बता देंगे प्लांट सेल में रिजिडिटी और टर्जिडिटी देने में हेल्प करता है। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन इनमें दिए गए हैं जो अभी हमने रिसेंटली जस्ट पढ़ा, उसी के ऊपर बेस्ड हैं कि 2 ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल्स के नेम बताइए जिनके पास खुद का डीएनए, खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर इन चारों क्वेश्चन में से आपको किसी का आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, इसी वीडियो पर आपको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, डाउट सेक्शन एक इस चैप्टर का बनाया जाएगा, डाउट वीडियो। जो भी आपको इस पूरी इन दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ भी समझ में नहीं आया, उससे रिगार्डिंग आप कुछ भी नीचे कमेंट करिए, तो उन्हीं डाउट्स को लेकर के एक वीडियो बनाने का प्रयास करें। चलिए देखिए अब सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल डिवीज़न तो फिर एक आपका ये समझिए कि एक पूरा चैप्टर है। ठीक है, एक आपका पूरा चैप्टर हो जाता है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें सेल डिवीज़न 2 टाइप्स का होता है, माइटोसिस, मियोसिस होता है। लेकिन अभी क्या है कि जितना आपके सिलेबस में है 9th की उतना बताया जा रहा है, बाकी आप अपर क्लासेस में आपको 10th में, बाकी 11th में पूरा चैप्टर होगा तब देखिएगा। ठीक, तो अभी देखिए कि सेल डिवीज़न क्यों ज़रूरी होता है, सेल का विभाजन क्यों होता है नई सेल बनाने में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि सेल डिवीज़न क्यों होता है, तो नई सेल बनाने में, पुरानी वालों को बदलने के लिए, मर गई या फिर कोई सेल जैसे डेड हो गई तो फिर उसको हटाने के लिए, कोई सेल इंजर्ड हो गई तो उनको बदलने के लिए सेल डिवीज़न होता है। इसके अलावा गैमीट बनाने के लिए, जब प्रोडक्शन होता है तो उसमें गैमीट बनाने में भी सेल डिवीज़न होता है। ठीक, 2 तरीके का जैसा कि मैंने आपको बता दिया, माइटोसिस और मियोसिस।
अब देखिए पहले देखिए माइटोसिस के बारे में। द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। वह प्रोसेस जिसके द्वारा ज़्यादातर सेल्स डिवाइड करती हैं ग्रोथ करने के लिए, किसी भी चीज़ की ग्रोथ करने के लिए, तो उसको बोलते हैं माइटोसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है, देखिए इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। जो भी सेल डिवाइड करने जा रही है उसको बोला जाता है मदर सेल, ठीक, उसको बोला जाता है मदर सेल। और क्या होता है मदर सेल डिवाइड करती है, किस लिए डिवाइड करती है, अपने तरीके की दो डॉटर सेल्स बनाती है, अपने तरीके की दो डॉटर सेल बनाती है। मतलब कि एक अगर सेल है वो डिवाइड हो गई, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था आपको माइटोसिस, जब मैंने बताया था वो क्रोमैटिन और ये सब जो बताया था धागा वाला सीधा, ठीक है। तो डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो डॉटर सेल होंगी उसमें भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगी जो मदर सेल में होंगी। ये किस में मदद करता है, ग्रोथ में मदद करता है, रिपेयर में मदद करता है। किसकी ग्रोथ, टिश्यू की, किसकी रिपेयर, टिश्यू की। सारी चीज़ें क्लियर रखिए एकदम। इसको ज़रा समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। माइटोसिस को एक बार समझ लेते हैं ध्यान से, क्या होता है इसमें। माइटोसिस में ऐसा होता है, मान लीजिए कि ये एक सेल है और इसमें मान लेते हैं कि क्रोमोसोम 24 है, ठीक है, और ये सेल यहाँ से बीच से डिवाइड हो गई, ठीक। तो अब इसमें भी 24 क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी 24 ही होंगे अगर माइटोसिस हुआ है तो, ठीक। क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेंगे, ठीक। इसके बाद आइए अब अपने उस पे आ जाइए ज़रा मियोसिस पे। मियोसिस में क्या होता है देखिए, पहले माइटोसिस का एक बार ज़रा डायग्राम देख लेते हैं। ऊपर बना हुआ है आप ही की बुक में, माइटोसिस में जो डायग्राम बना है उसको देखिए ऊपर, ये देखिए फिगर 5.7 जो दिया हुआ है कि अपने ही तरीके की दो सेल बनाया है इसने और इनमें क्रोमोसोम नंबर सेम है। अब आ जाते हैं मियोसिस पे ज़रा देखिए। ज़्यादा अगर आपको मियोसिस और माइटोसिस में ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट मत करिए, क्योंकि जितना आप इसको विस्तृत में पढ़ते चले जाएंगे ये उतना ही बड़ा टॉपिक है। इसमें सिर्फ आपके में बहुत छोटा दे दिया है, जब आप अभी आगे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इसको फैला के दिया। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम नंबर कैसे सेम रहता है, जब 24 था तो जब वो दो सेल टूट गई तो 12 हो जाने चाहिए थे, उसमें भी 24 गए, इसमें भी 24 है, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आप जब माइटोसिस मियोसिस के बारे में कायदे से अध्ययन करेंगे तो आप समझेंगे, ठीक। अभी जो चीज़ें आपकी बुक में दिया गया था ना उतना समझिए, बाकी आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप वो पूछते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मियोसिस में क्या होता है, दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। क्या होता है इनमें जब एक सेल डिवाइड होती है तो 4 नई सेल बना देती है, 4 न्यू सेल्स, 2 की जगह पे 4 नई सेल बना देती है। लेकिन जो नई सेल बन रही हैं उनमें आधे नंबर क्रोमोसोम भी आधा नंबर हो जाते हैं। 24 था तो आधा हो गया, ठीक है। बस इतना है इसमें इतना है कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। अब ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। इसके अलावा इसमें देखिए जो ये लिखा हुआ है व्हाट यू हैव लर्नड, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इनको आप अपनी कॉपी पर भी नोट करेंगे और इनमें से जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी वो आप पूछते हुए चलेंगे। एक एक पॉइंट अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और वो चीज़ें समझकर पूछेंगे। फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर लर्न कर लीजिए। इस चैप्टर से कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन आंसर ना समझ में आ रहे हों या फिर कुछ भी किसी पॉइंट से, वो आप नीचे कमेंट करके बताइए, तो उसका एक डाउट सेक्शन, वीडियो का एक डाउट सेक्शन भी बना के आपको दिया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपने साथी सलाही अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए और उनकी भी मदद करिए, समझने में उनको भी आसानी करवाइए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए अपना।